कर संशोधन विधेयक 2022 के बारे में अभी 9 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं इस संबंध में खास तौर से पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के 101वें संशोधन के माध्यम से 246A संविधान के अनुच्छेद 246 में ए जोड़ी गई धारा, उसके अंतर्गत केंद्र सरकार केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में जो परिवर्तन करेगी वो परिवर्तन राजस्थान सरकार और विभिन्न सरकारों के मंत्री ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भाग लेते हैं और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में कई सुझाव दिए गए जो जीएसटी काउंसिल ने माने। उनके बारे में तो मैं जीएसटी काउंसिल का और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जिन सुझावों को नहीं माना उसका जिक्र भी मैं आगे आपके सामने करूंगा। खास तौर से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जीएसटी काउंसिल के समक्ष जीएसटी में विद्यमान समस्याओं एवं विसंगतियों के समाधान तथा प्रक्रियात्मक सुधार व जटिलताओं के निवारण करने हेतु जो सुझाव प्रस्तुत किए गए थे वो उन्होंने कुछ माने कुछ नहीं माने। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जैसे जीएसटी में वक्तन जो सुधार हुए, कई चीज़ों को अभी आज ही हम विलोपित करने जा रहे हैं, वैसे ही उन सुझावों को भी यदि वो मान लें तो उद्यमियों को, व्यापारियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यहाँ पर यह भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जीएसटी जब लागू हुआ था उस समय केंद्रीय सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि आधार वर्ष जो 2017 को माना गया है, उस समय जो उनकी इनकम थी उसके 14% ग्रोथ हर वर्ष, यानी 2017 से अगले साल 14%, फिर उसकी इनकम का फिर 14%, फिर अगले साल फिर उसकी इनकम का 14% ग्रोथ यदि नहीं होगी तो उसका पुनर्भरण केंद्रीय सरकार करेगी। अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो पुनर्भरण का जो जिक्र किया, आज भी राज्य सरकार का 3,780 करोड़ रुपया का बकाया है जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक है। और इसके लिए अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि इसको 2027 तक बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तन चिट्ठियां लिखी। वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा कौन कौन सी, मेरे पास भी वो तारीखें लिखी हुई है। तो 3 बार उनको चिट्ठियाँ लिखी, वित्त मंत्री जी को पत्र दिए, लेकिन उस न केवल राजस्थान सरकार की आय में कमी आई, मुद्रास्फीति के कारण महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और ख़ास तौर से आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। जो रोज़गार मिलते वो रोज़गार लोगों को नहीं मिले। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोज़गार देंगे। 2 करोड़ लोगों की जगह 2 लाख लोगों को भी रोज़गार नहीं मिला। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, वो भी नहीं आए। किसान की इनकम दुगनी करने की बात कही, वो दुगनी रकम नहीं हुई। इसके कारण आज प्रदेश में भी उसका एक असर पड़ा और ख़ास तौर से राजस्थान में कोविड के कारण जो इनकम में अंतर आया, वो अंतर निश्चित रूप से पाटने की आवश्यकता है और उसके लिए इसको 2027 तक बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं तो प्रतिपक्ष के माननीय सभी सदस्यों से आग्रह करता हूँ, जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, कि हम सब मिलकर उनको ये याद दिलाएं कि 14% पुनर्भरण बेस ईयर की ग्रोथ के आधार पर दिया जाएगा। वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक निश्चित रूप से हमारी स्टेट की इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा, घाटा होगा और उसका पुनर्भरण 2027 तक आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। इसके अलावा इसको मुख्य रूप से हम लोगों ने ये उनसे कहा था कि एक तो पुनर्भरण की तारीख आगे बढ़ाई जाए, उसके बाद अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने
छाछ, दही, पनीर और दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगाने की जो बात कही, ये निश्चित रूप से हमने उनको कहा था कि इस पे टैक्स नहीं लगाया जाए। खाने पीने की चीज़ें हैं, इस पर आज तक कभी टैक्स नहीं लगा। आटे पर मैं समझता हूँ राजाशाही से लेकर प्रिंसली स्टेट से लेकर अब तक कभी टैक्स नहीं लगा, लेकिन इस बार पढ़ के आया हूँ, आपकी तरफ से कहीं डिसेंट नहीं था। नहीं, हमने विरोध किया है। नहीं था, राजस्थान ने इसका विरोध करा, जीएसटी काउंसिल में राजस्थान ने इसका विरोध करा। एक मिनट मैं बता दूं, आपको पता नहीं है, माननीय सदस्य राजस्थान ने विरोध करा। सर वो डिस्टर्ब करने होगा। बिराजिए 17/6/22 को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान मैं आपको वार्न करता हूं, हर बात में बीच में आप नहीं टोकेंगे। निकाल ही दो आज। बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। आपका नाम आएगा, मैं बुलाऊंगा आपको। सभापति महोदय, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हमने विरोध नहीं किया। हमने विरोध किया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग 17/6/22 को हुई, उसमें हमने असहमति प्रकट की। इसे जीएसटी काउंसिल ने नहीं माना। मैं बिल्कुल बहुत तथ्यों के आधार पर बोलूँ, यहाँ मुझे पता है मैं गलत तथ्य दूंगा तो मेरे खिलाफ विशेषाधिकार का मामला आ सकता है। जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में हमने 17/6/22 को असहमति प्रकट की कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाए। फिर जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कर भार बढ़ाने संबंधी निर्णयों का क्रियान्वयन 1 वर्ष तक स्थगित करने के लिए भी हमने आग्रह किया, जिसको जीएसटी काउंसिल ने नहीं माना। विपक्षी सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे राज्य के पक्ष को जो मैं बता रहा हूं इनको हमारे साथ मिलकर रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान की इकोनॉमी को मजबूत करने में सहयोग रहेगा। राज्य सरकार द्वारा निरंतर इस बात पर भी बल दिया गया कि किसी भी प्रकार के कर भार के प्रस्तावों को विचार करने से पूर्व उसकी राजस्व में वृद्धि के साथ साथ मुद्रास्फीति एवं उद्यमों की स्थिति पर भी ध्यान रखा जाए, लेकिन इसके ऊपर भी कभी ध्यान नहीं दिया गया। मैंने, आप अनुपस्थित थे उस समय, कुछ सुझावों को जीएसटी काउंसिल ने माना व्यापारियों के लिए, उसके लिए मैंने उनका आभार भी प्रकट किया। लेकिन ये जो मैंने बिंदु बताए हैं उसके बारे में जीएसटी काउंसिल ने कोई विचार नहीं किया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की पहले मीटिंग होती है, उसमें कर्नाटका के जो मंत्री हैं वो हमारे इसके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के अध्यक्ष हैं। उसमें जो हम विचार रखते हैं वही जीएसटी काउंसिल में जाते हैं और जीएसटी काउंसिल उसमें किसको मंजूर करती है, किसको मंजूर नहीं करती है, उसके बारे में मैंने उल्लेख किया है। एक देश एक टैक्स की भावना अपने आप में नारा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 43वीं बैठक दिल्ली में जो 28/5/21 को हुई, 45वीं लखनऊ में 17/9/21 की बैठक हुई, उसी की अनुशंसा के आधार पर जीएसटी काउंसिल ने ये अमेंडमेंट्स किए हैं। पहले तो मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की बनी हुई संस्था ने जो अमेंडमेंट किए उसको आप कहते हो जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। क्या मैं केंद्रीय सरकार को आपके नाम भेजूं कि ये लोग आपके बिल का विरोध कर रहे थे? लेकिन कुल मिलाकर आप लोगों ने अपने प्रस्ताव वापस ले लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब रहा सवाल कि 2017 में जो संशोधन किए थे उसी के अनुरूप ये बिल आया है और इस बिल में खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में सितंबर माह के रिटर्न अवधि जो 20/10/22 तक निर्धारित थी, इसके स्थान पर 30/11 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। ये अपने आप में बीमारियों के लिए ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो व्यवस्था थी उसमें भी सुधार किया गया है। क्रेडिट नोट जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है। करदाता द्वारा पेश की जाने वाली विवरणियाँ जीएसटी R3 R1, पहले R1 फिर जीएसटी RB3B, जीएसटी R8 में हुई किसी भी इसमें सुधार का काम किया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा प्रस्तुत करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किए जाने के उपरांत ही ब्याज देय होगा। करदाताओं द्वारा गलत तरीके से ली गई इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ब्याज की गणना 24% से घटाकर 18% की गई है। ये भी स्वागत योग्य है। और 1 जुलाई
17 से इसको प्रभावित किया गया है। ये निश्चित रूप से बीमारियों के लिए काफ़ी अच्छा संशोधन है और इसके लिए हमारी राय भी थी। वर्तमान में सामान्य करदाता 6 माह तक निरंतर यदि अपना रिटर्न नहीं भरता है तो उसका पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है। इसके लिए राज्य सरकारों को इसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा यूएनओ और उससे संबंधित रजिस्टर्ड संस्थाएं या उनकी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को जो माल बेचा जाता था उनका वापस एक तरीके से क्लेम 6 महीने तक ही दिया जाता था, उसकी अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष की गई है। ये कुछ प्रमुख अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। रिटर्न क्रमबद्ध पहले फाइल करने पड़ते थे, अब नवीन संशोधन के पश्चात जीएसटी R1 को भरे जाने के पश्चात ये जीएसटी R3 को भरा जा सकेगा। नवीन संशोधन में दावों का दुरुपयोग, विभिन्न विवरणियों में विभिन्नता या विसंगति को रोकने का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ मैं अब चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने एक तो ये कहा कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगी। निश्चित रूप से जब भी जीएसटी में कोई संशोधन होता है रेवेन्यू बढ़ती है, लेकिन 14% जो आधार वर्ष था उस आधार वर्ष के आधार पर जो 14% ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी। केंद्र सरकार की भी आप खुद कह रहे थे 13.5% ग्रोथ है। और मैं ख़ास तौर से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार 2017-18 में उनको 7.19 लाख करोड़ का टैक्स प्राप्त होता था। 2021-22 में 14.83 लाख करोड़ का मिला। राजस्थान सरकार को बेस ईयर में 12,137 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हुआ और अब 21-22 में 27,501 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हुआ है। वो दुगने से ज़्यादा है। तो हमने कोई उपाय में कमी नहीं की। आपने कहा आपने क्या उपाय किया, आपने टैक्स चोरी को रोका, टैक्स इवेजन को रोका। हमने अपने सारे संसाधनों से अपनी राज्य सरकार की आय को भी करीब करीब दुगने से ज़्यादा किया है। और इसके साथ साथ इसमें ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष की तुलना में जीएसटी राजस्व में 32.5% की वृद्धि हुई है, जो उल्लेखनीय है। मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था कि केंद्र सरकार ने हमारे जो टैक्स में 14% की ग्रोथ के आधार पर जो घाटा हुआ था उसका पुनर्वर्ण तो किया है, लेकिन अभी भी 3,780 करोड़ रुपया हमारा बकाया है जो उनको शीघ्रता से देना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट है 24.31%, उत्तर प्रदेश में 29.87%, आंध्र प्रदेश में 30.06%, हरियाणा में 31.74% और राजस्थान में 32.51% की वृद्धि है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की आप जादूगरी कहो या फाइनेंशियल, ये कहना चाहिए कि अच्छी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से ये हुआ है और 32% से ज़्यादा ग्रोथ करना मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए क्रेडिटेबल है। इसके अलावा कई बिंदु माननीय सदस्यों ने अलग अलग किन्होंने ठीक कह रहे थे कि तो भी है तो खाने पीने के वो की चीजें जिन पर कभी टैक्स नहीं लगा, उनको टैक्स लगाना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और हम मिलकर के यदि इसको उठाएंगे नहीं तो निश्चित रूप से जनता हमको कोसेगी कि आपने आटे पर टैक्स लगा दिया, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगा दिया। ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको निश्चित रूप से जीएसटी काउंसिल में विचार करके वापस लेना चाहिए। नोखा से रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य तो खड़े होकर केवल समर्थन करके बैठ गए। हमारी केंद्र की भावना जो है कुछ मामलों में एक जैसी है
कि हम जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को लाभ दें। तो व्यापारियों को लाभ देने के लिए ब्याज में जो छूट दी गई है, विवरणियों के बारे में जो छूट दी गई है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। अब आपने डीजल और पेट्रोल का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल हमसे महंगा है, क्यों? आप कह रहे थे वो भी हमारा पड़ोसी राज्य है, लेकिन कुल मिलाकर के एक बात के बारे में तो हमको एक बात होना ही चाहिए कि अब से पहले केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल पर जो भी एक्साइज लगाती थी उसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था, लेकिन जब से केंद्र सरकार ने एक्साइज के ऊपर जो अभिवृद्धि करके और पूरा का पूरा पैसा खुद के यहाँ लेना शुरू किया है, उससे निश्चित रूप से राज्यों को नुकसान हुआ है, राज्य की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि पहले राजस्थान को पेयजल के लिए डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में 100% मदद मिलती थी और सामान्य क्षेत्र में 90% एड मिलती थी। आज उसको 45% कर दिया। O&M का खर्चा यदि गिने तो हमारी को एड मिलती है 37-37%। तो इसलिए इन सब मुद्दों के बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए कि भारत सरकार जो 100% सहायता से योजनाएं चला रही थी उसको आप 45% में ले आए। कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश एक ऐसा मेहनतकश प्रदेश है जहां लोगों की इनकम, हमारी एक तरह से यहाँ की स्टेट की जो एक तरह से जीडीपी है वो बहुत कम है और ये आय और उपभोग पर आधारित करती है, डिमांड और सप्लाई पर आधारित करती है। इनकम ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होगी और लोग खरीदेंगे ज़्यादा, तो उससे जीएसटी वगैरह की इनकम बढ़ जाएगी। और जहाँ आय कम होगी तो मांग कम होगी, पूर्ति कम होगी, इनकम कम होगी और इनकम जो है बाजार में माल बिकेगा तभी तो इनकम होगी। तो ये सारा का सारा एक विशियस सर्कल है। इस इकोनॉमिक सर्कल को यदि अपन नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से हमको नुकसान होगा। इसलिए प्रदेश के लोगों की इनकम बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी बेरोजगारी योजना शुरू की है, उसके लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उससे शहर के लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग बाजार में खरीदेंगे तो निश्चित रूप से स्टेट के टैक्स की इनकम भी बढ़ेगी। तो ऐसे उपाय केंद्रीय सरकार को जो उन्होंने वायदे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और दिया रोजगार अग्नि चक्र के रूप में। आज एक व्यक्ति को 4 वर्ष की नौकरी, 4 वर्ष की नौकरी के बाद में छुट्टी, फिर क्या करेगा? तो कुल मिलाकर के हमारा कहना ये है कि 2 करोड़ लोगों को यदि रोजगार मिलता तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य आज सभी स्टेट माला माल हो जाएंगे। कब का 2 करोड़ का? कौन सी जगह लिखा है? कौन सी जगह लिखा है कि 2 करोड़ लोगों को हमारे साल रोजगार देंगे? वो दिखाओ, मैनिफेस्टो दिखाओ, कोई कागज दिखाओ। हवा में बातें मत करो। आप बिल पर उत्तर दे रहे, बिल पर उत्तर दो। चुनाव पत्र में वायदा किया था आपने कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे आपके सारे नेता कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, किसान की इनकम दुगनी करेंगे। किसने कहा? कब कहा? कितनी होगा? किसको कह रहे हो? कितनी होगा? ये कहाँ बोल रहे हैं? ये कहाँ बोल रहे हैं? हाँ सर प्लीज। ये कहाँ बोल रहे हैं? विराजिए प्लीज आप सेव करें। बहुत वरिष्ठ हैं, विराजिए आप। माननीय सदस्य विराजिए। मंत्री महोदय। अभी माननीय सदस्यों ने ये कहा था कि 41% हिस्सा जो है केंद्र की इनकम का राज्यों को मिलेगा। 41% नहीं मिल रहा है, बल्कि उसमें काफ़ी कमी आ गई है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार अपने इस वादे को निभाए कि अपनी इनकम का, चाहे वो किसी भी रूप में करें, उसका 41% राज्यों को मिलना चाहिए। नहीं तो राज्य कमज़ोर हो जाएंगे। राज्य कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा, और देश कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से हमारा रुपया कमज़ोर होगा। रुपया कमज़ोर होगा तो आज डॉलर जो है 80 रुपये पार कर गया है। तो ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए नुकसानप्रद होगा। मैं चाहता हूं कि स्टेट की इनकम बढ़े। हमने इनकम बढ़ाने का प्रयास किया है, आपको मैंने बता दिया कि हमारी इनकम बढ़ी है और इसके साथ साथ अन्य राज्यों की तुलना में बढ़ी है।
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स इवेजन को रोकें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश की इनकम हर तरीके से आगे बढ़े। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ऋण कम हो। मैंने कल ही बताया था विधानसभा में कि हमारा ऋण जो है वो पहले आपके राज्य में 6% था, 5% दर पे आ गया। और अभी प्रतिपक्ष के नेता ने, कल मैं कहना भूल गया था, आप कह रहे हो एक काम बताओ, बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज लगभग 50 करोड़ से अधिक से बना है, उसका उद्घाटन हो चुका है। और भी ऐसे कई आपको कॉलेज बता सकता हूं, मेडिकल कॉलेजेस जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो सब 25 करोड़ से ऊपर गए हैं। और से बताओ, ये तो केंद्र का पैसा है, नहीं, आप अपने बजट से बताओ। एक योजना स्टेट का भी इसमें बराबर हिस्सा है, आपके बजट स्टेट का भी बराबर हिस्सा है इसमें। इसलिए कुल मिलाकर के जो सभापति महोदय, शांत रहे। सभापति महोदय, जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लेकर के जो संशोधन किए हैं उसी का अनुमोदन हमको करना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान